हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 4, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज। मैंने आपको ना चैप्टर नंबर 1 में एक बात बताई थी अबाउट द लेवल्स इन द मैनेजमेंट। यू रिमेंबर लेवल्स इन द मैनेजमेंट? हमारे कितने लेवल्स होते हैं? हमारे 3 लेवल्स होते हैं, है ना? कौन कौन से? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड द फंक्शनल लेवल, है ना? तो आपको मैं बता दूं कि कॉर्पोरेट लेवल के रिस्पेक्ट में आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 4, बिजनेस लेवल के रिस्पेक्ट में आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 और फंक्शन लेवल के रिस्पेक्ट में आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 6। ये वाली बात मैं आपको अच्छी तरीके से चैप्टर नंबर 1 में समझा चुकी हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं अपना कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज। मैं आपको ना थोड़ा सा एक हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगी, 2 लोग थे, ग्लूवर्क एंड जॉर्ज। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज को बनाना है ना, तो आपके पास 4 तरीके की कैटेगरीज है। इनमें से जो आपका मन करे वो चूज कर लो। हमने कहा ऐसे कैसे? ये कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा सुटेबल है? कहते इसके लिए आप स्ट्रेटजिस्ट के पास जाओ ना। बट मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं कि कब कौन सी वाली लगा लेनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, हमारे पास 4 तरीके की स्ट्रेटजीज हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, जो कि किसने दी? ग्लूवर्क एंड जॉर्ज ने। कौन कौन सी? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। ये पूरा चैप्टर ना बेटा इस वाली स्ट्रेटजीज, ये जो 4 स्ट्रेटजीज है ना, इनके अराउंड ही घूमता रहेगा। अगर आपको ये 4 स्ट्रेटजीज अभी के अभी, अगर ये जो बॉक्स आप देख रहे हो ना, अगर आपको ये बॉक्स समझ में आ गया तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। तो इस बॉक्स को समझने के लिए पहले कंसेप्ट को समझेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ अबाउट द स्ट्रेटजी विच इज अ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। लोगों को लगता है कि स्टेबिलिटी का मतलब है कि भैया हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ और कुछ मत करो, है ना? हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, कुछ ना करो। नहीं, ग्लूवर्क एंड जॉर्ज ने कहा स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का मतलब है दैट वी वांट द स्टेबिलिटी इन आवर ग्राफ। एग्जाम्पल, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अ टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर इन द मोड कि यार ज्यादा एफर्ट आई डोंट वांट टू पुट, मैं ज्यादा एफर्ट नहीं करना चाहती। And I'm very happy with the incremental growth. मैम, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में ग्रोथ का क्या मतलब? हाँ जी बेटा, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का मतलब आई मेंशन, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ करेंगे नहीं, हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बट जितना हम कर रहे हैं हम चाहते हैं कि वक्त के साथ साथ बस हम थोड़ा ग्रोथ से खुश होते रहें। ठीक है, एंड क्योंकि हम ज्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं तो वी रिमेन इन द नॉर्मल करंट काइंड ऑफ बिजनेस। हम जिस बिजनेस में होते हैं, हम करंट बिजनेस में होते हैं, जो हम काम कर रहे होते हैं, नॉर्मली हम वही काम करते हैं। जैसे कि मैं पार्ले जी की बात करूं, यहाँ पर पार्ले जी के बिस्किट्स जो आते हैं, तो पार्ले जी कंपनी मोर और लेस दे आर एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड द बिस्किट्स ओनली, द कुकीज ओनली। बिकॉज मतलब वो कह रहे थे हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने हैं, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर हैविंग अ नेम इन द बिस्किट सेक्शन, एंड वक्त के साथ हमारी जितने भी सेल्स हो जाती है हम उसमें बहुत खुश हो जाते हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहां पर मैंने आपको 3 बातें बताई। हम एफर्ट्स ज्यादा नहीं लगाना चाहते एंड वी आर हैप्पी विद द इंक्रीमेंटल ग्रोथ एंड मोर और लेस वी आर इन द सेम बिजनेस। भैया जब ज्यादा एफर्ट नहीं लगाओगे तो ऑलमोस्ट उसी बिजनेस के अराउंड सर्कुलेट होती रहोगे ना। ठीक है, तो ये तो आपको बात समझ आ गई। बट मीटा जी, मेन बात क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अबाउट दिस वर्ड विच इज इंक्रीमेंटल इन नेचर। इंक्रीमेंटल वर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। इंक्रीमेंटल वर्ड क्या होता है? इंक्रीमेंटल वर्ड होता है कि जो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है ना, वो वक्त के साथ हो रहा है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जैसे एग्जाम्पल, आप एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने एग्जाम्पल आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, दे हैव अ ग्रोथ टू इट। वो आपको 5.5-6% का रिटर्न देंगे, 5 साल के बाद में आपको पैसे इंटरेस्ट के साथ में लौटा देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पैसे बढ़े नहीं, ग्रोथ तो हमारी हुई, बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से हमको पैसे मिल गए। अगर वो पैसे हम नहीं इस्तेमाल करते, हम बिजनेस में नहीं लगाते, हम एफडी में नहीं लगाते, तो वो पैसा 1 लाख का 1 लाख ही रह जाता और वो शायद वो पैसा एक्यूमुलेट इंटरेस्ट के साथ आगे नहीं बढ़ता, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती। इसीलिए स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के अंदर वी डू एस्पायर फॉर द ग्रोथ, हम ग्रोथ चाहते हैं, बट वी आर हैप्पी विद द इंक्रीमेंटल ग्रोथ। हमें कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए,
है ना, हमें कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए। नाउ ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ आई टॉक अबाउट द एक्सपेंशन वाला क्या कहते हैं, भैया देखो बात ऐसी है, वी आर नॉट हैप्पी विद द इंक्रीमेंटल ग्रोथ। हमें ना वक्त के साथ होने वाली ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अच्छी खासी ग्रोथ। हमें क्या चाहिए, अच्छी खासी ग्रोथ। एंड व्हाट इज द मीनिंग, और यू कैन से द टर्मिनोलॉजी और द टर्म्स विच हैज टू बी यूज, दे हैव यूज्ड टर्म विच इज सिग्निफिकेंट ग्रोथ। सिग्निफिकेंट ग्रोथ का मतलब क्या है, अच्छी खासी ग्रोथ। अब कोई इंसान ग्रो करना चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है, तो वो चाहता है कि वो अच्छी खासी ग्रोथ ले। तो अब जब हमने कहा कि तुझे ग्रोथ अच्छी खासी लेनी है, तुझे एफर्ट भी ज्यादा लगाने पड़ेंगे, हमने कहा बिल्कुल सही, एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे तभी तो तुम्हें सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिलेगी, हमने कहा बिल्कुल सही। तो डोंट यू थिंक दैट द एक्सपेंशन स्ट्रेटजी इज ऑपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी? यस मैम, इंडीड इट इज। फर्दर हम एक और बात बोलते हैं, जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो एक्सपेंशन में हम जो एक्सपैंड कर रहे हैं बिजनेस को, वो हम करंट बिजनेस से मिलता जुलता भी रख सकते हैं और करंट बिजनेस से मिलता जुलता नहीं भी रख सकते हैं। तो व्हाट वी कैन कॉल इज, इट कैन बी रिलेटेड टू द करंट बिजनेस और इट कैन नॉट बी रिलेटेड टू दी करंट बिजनेस। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, रिलेटेड और अनरिलेटेड। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ जी बेटा, आपको इतनी बात समझ में आई? ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। स्टेबिलिटी में हमने बोला भाई काम ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अपन तो खुश है कैसी, इंक्रीमेंटल ग्रोथ से। वक्त के साथ ग्रोथ हो गई ना, अभी इतना बहुत है, ठीक है, एंड वी आर ऑलमोस्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सेम काइंड ऑफ बिजनेस। एक्सपेंशन वाले जो ज्यादा जवानी में खून ज्यादा खोलता है ना, जवानी में खून ज्यादा खोलता है, ग्रोथ अच्छी खासी चाहिए, तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि भैया अच्छी खासी ग्रोथ चाहिए तो अच्छे खासे एफर्ट लगाओ और अच्छी खासी ग्रोथ पाओ। तो हम एफर्ट्स ज्यादा लगाते हैं ताकि हमें कैसी ग्रोथ मिले, सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिले, अच्छी खासी ग्रोथ मिले। और जिस बिजनेस में हम एक्सपैंड करते हैं वो हमारे करंट बिजनेस के साथ में मिलता जुलता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आपको स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं रीट्रेंचमेंट की। रीट्रेंचमेंट में क्या मुद्दा है? रीट्रेंचमेंट का मतलब है कि हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को या फिर अपने पार्ट ऑफ बिजनेस को, अपने बिजनेस को या फिर अपने पार्ट ऑफ बिजनेस को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। बंद, क्लोज। ओ माय गॉड, क्लोज? मैम बिजनेस को क्लोज करना कोई स्ट्रेटजी है? हाँ बेटा हाँ। अब तुम खुद ही बताओ, मान लो कोई बिजनेस ऐसा है जो कि धीरे धीरे करके अनप्रॉफिटेबल होता जा रहा है, हमारे कैश फ्लोज नेगेटिव होते चले जा रहे हैं, बिजनेस डूबता जा रहा है, तो भैया उसको क्या एडवाइस करोगे? इसको तो ये एडवाइस करेंगे ना, तुम भैया बिजनेस अपना बंद ही कर लो, इससे पहले कि तुम क्या बोलते हैं दिवालिये हो जाओ, तुम अपना बिजनेस क्या करो भैया, बंद करो। तो बिजनेस को बंद करने की भी सलाह दी जाती है, इट कम्स अंडर द स्ट्रेटजी ओनली एंड वी कॉल दैट स्ट्रेटजी एज रीट्रेंचमेंट। बात समझ आई? बात समझ आई? अब इसमें तीन चीजें हैं, देखिए हम क्या कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी को भी बंद कर सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में मान लो लॉसेस हो रहे हैं या फिर हमें लगता है कि यार ये एक्टिविटी को बंद करने से ज्यादा फायदे हैं, तो हम उस एक्टिविटी को बंद कर सकते हैं। या फिर हम कोई पर्टिकुलर बिजनेस को बंद कर सकते हैं, पार्ट ऑफ बिजनेस को बंद कर सकते हैं, या फिर हम कोई बिजनेस एज अ होल को ही बंद कर सकते हैं। भैया हमें ये चलाना ही नहीं है, हमने कहा भैया अब हम कॉस्मेटिक्स पे देखेंगे ही नहीं, भैया कॉस्मेटिक्स का बात ही मत करना, अब हम कपड़ों में ही रहेंगे। बात समझ आई? तो हम इसमें कुछ भी बंद कर सकते हैं एंड वी कॉल दैट स्ट्रेटजी एज अ रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। इज दैट क्लियर? चलिए फोर्थ स्ट्रेटजी कौन सी है हमारी? कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। कॉम्बिनेशन एज द वर्ड स्टेट्स, कॉम्बिनेशन का मतलब है कि कोई भी बिजनेस वो क्या कर सकते हैं, अबव थ्री स्ट्रेटजीज, कौन कौन सी? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन एंड रिट्रेंचमेंट, इसके कॉम्बिनेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकती है। जैसे कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना बेटा, तो वहां पर हम ये नहीं कहते कि खाली स्टेबिलिटी लगा लो, खाली ये कर लो। अब मान लो एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि हमारा एक बिजनेस ऐसा है जिसमें कि बंद करके हमें फायदा है बिकॉज नेगेटिव कैश फ्लोज हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, उस बिजनेस को बंद कर दो। एक बिजनेस ऐसा है जिसमें कि ग्रोथ करके मजा आ रहा है, हमारे को रिटर्न्स अच्छी खासी मिल रही है, उसको बोलेंगे भाई तुम एक्सपैंड कर लो। और हो सकता है कि एक बिजनेस में हम बोले कि भाई यहाँ पे ना तुम बस बैठ के नॉर्मल अपना खा लो, ज्यादा तिया पांचा मत करो, ज्यादा एफर्ट मत लगाओ, ठीक है, जितना मिल रहा है रिटर्न उससे खुश रहो। सो दैट वे वी कैन एक्चुअली हैव द स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी
इन्वॉल्विंग इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो जब कोई लार्जर स्केल पे बिजनेस होता है ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वहां वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन लगा सकती है। कोई 2 लगा सकते हैं, उसका मन कर रहा है, तीनों के तीनों लगा सकते हैं, उसका जहां जैसे मन कर रहा है। दो टाइप के बिजनेस में एक स्ट्रेटेजी लगा सकती है और एक में दूसरी लगा सकती है। इट डिपेंड्स ऑन देम। चलिए इसको कवर करते हैं अपने कंटेंट से, अपने टेबल से। ये देखिए, ये सामने आपका कंटेंट, ये आपकी टेबल। देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या बोला, देखिए जो जो अभी मैंने कीवर्ड्स आपको याद करा है वो सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ मिलेंगे। द फर्म स्टेज इन द करंट बिजनेस एंड द प्रोडक्ट मार्केट, और ऑलमोस्ट उसी के अराउंड घूमता है। मेंटेन द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स, ज्यादा एफर्ट नहीं डालता। एंड इज सेटिस्फाइड विद द इंक्रीमेंटल ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ जो हमें वक्त के साथ देखने को मिलती है, उस ग्रोथ के साथ में ये ऑर्गेनाइजेशन खुश रहती है। ऑन द कॉन्ट्ररी वी हैव एक्सपेंशन, जो कि क्या करता है, इट एंटर्स इनटू द न्यू बिजनेस। दैट न्यू बिजनेस कैन बी रिलेटेड और अनरिलेटेड एंड सीक्स द सिग्निफिकेंट ग्रोथ, क्योंकि इसको अच्छी खासी ग्रोथ चाहिए होती है। चलिए अब बात करते हैं रीट्रेंचमेंट की। यहाँ पर हम कुछ एक्टिविटीज को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर पार्ट ऑफ बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर पूरी की पूरी कंपनी ही डूब सकती है। दैट इज अ लिक्विडेशन। एंड कॉम्बिनेशन का मतलब है कि ऊपर दिए गए ऑल्टरनेटिव्स में एज पर द रिक्वायरमेंट इसको कंबाइन करके फर्म लगा सकती है। सो आई बिलीव कि आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, राइट? चलिए अब मैं आपको ना एक चार्ट बनवा देती हूँ बेटा। इस चार्ट से ना आपको ना चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ना है। तो मैं आपको एक चार्ट बनवा रही हूँ, आप उस चार्ट को एक बार ही बना लीजिए, ठीक है? चलिए इस चार्ट में मैं आपको पूरा समराइज कर दूंगी इस चैप्टर के बारे में, और आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए तो आपने क्या करना है, वो टेबल मैं आपको बनवा रही हूँ, तो आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है? चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे। चलिए ओके, सो द फर्स्ट इज योर पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या आएंगे बेटा, हमारी स्ट्रैटेजीज आएंगी। कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है हमारी? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रीट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है? अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग मैं टेबल बना रही हूं। सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग, उसके बाद लिखेंगे फीचर्स। फीचर्स में मैंने आपके क्या किया, फीचर्स यहां पे लिख दिए और इसमें ही रीजन इंक्लूड कर दिया। एंड तीसरा आप लिखेंगे टाइप्स। तीसरा क्या लिखेंगे आप बेटा? टाइप्स, ठीक है? इतना लिख लिया। अब देखेंगे आगे, तो आपने क्या करना है, स्टेबिलिटी में क्या क्या पढ़ना है, टिक मार्क लगा देंगे। एक्सपेंशन में क्या क्या पढ़ना है, टिक मार्क लगाएंगे। रिट्रेंचमेंट में क्या क्या पढ़ना है, टिक मार्क लगाएंगे। और उसके बाद में कॉम्बिनेशन में क्या क्या पढ़ना है, वो टिक मार्क लगाएंगे। चलिए तो हम लगाते हैं टिक मार्क। ये पहले लगा टिक मार्क, यहाँ पे कांटा कांटा, ठीक है? ओके, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, टिक मार्क कांटा, इसमें बात करते हैं। दैट्स इट। तो अब अगर देखेंगे तो हमारे को इस चैप्टर में कैसे कंक्लूड करना है, सबसे पहले आप देखोगे कॉम्बिनेशन के बारे में क्या पढ़ना है, सिर्फ मीनिंग पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, ना फीचर्स है ना टाइप्स है। तो अगर हमने मीनिंग पढ़ लिया है तो इसका विकेट कब आउट हो गया, अभी आउट हो गया, खत्म। अब हमारे पास बचती है ये 3 चीजें, रीट्रेंचमेंट, एक्सपेंशन एंड स्टेबिलिटी। अब हम स्टेबिलिटी करेंगे जिसमें कि हम मीनिंग करेंगे, फीचर्स करेंगे, स्टेबिलिटी का विकेट आउट। उसके बाद हम एक्सपेंशन करेंगे जो कि हमें तीनों पढ़ने हैं, और फिर हम रिट्रेंचमेंट करेंगे जिसमें कि हमें तीनों पढ़ने हैं, ठीक है? Hello everyone, so welcome to the another topic of the chapter number 4, which is corporate level strategies. इन corporate level strategies को हम grand strategies भी बोलते हैं। और ये जो हमारी grand strategies है ना, इनको किसने दिया? 2 महापुरुषों ने। क्या नाम था उनका? ग्लूवर्क एंड जॉर्ज। इन्हीं ने हमारे को बताया कि corporate level पर हम कौन कौन सी strategies लगा सकते हैं। And as you can see on the screen, and as I discussed in the last lecture,
that there are total 4 grand strategies, or you can say the corporate strategies, which is stability, expansion, retrenchment and combination. मैंने आपको एक और बात कही थी about the coverage of the chapter, और मैंने आपको एक टेबल जो है ये टेबल बनवाई थी जहां पर कि मैंने आपको बताया था कि आपको मीनिंग जो है सबका पढ़ना है, फीचर्स जो है वो आपको तीनों के पढ़ने हैं और टाइप्स आपको सिर्फ 2 स्ट्रेटजीज के पढ़ने हैं। तो मैंने आपको ये ब्रीफ आउट कर दिया था इन द टेबल, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके लिए पास में क्रक्स होना चाहिए, टेबुलर फॉर्मेट में हो चाहे कैसे भी हो, जिससे कि आपको पता चल सके कि हाँ भाई हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है और चीजें फैली भी नहीं रहे, चीजें बहुत ही संक्षिप्त में आपके साथ में रहे। चलिए अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 टेबल के थ्रू हम जाएंगे। सबसे पहले मीनिंग, सो मीनिंग जो है वो सबका हमने पढ़ लिया है। चलिए अब हम बात करते हैं फीचर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेबिलिटी के फीचर्स के बारे में। एंड यू नो व्हाट, द मोमेंट वी आर डन विद द फीचर्स ऑफ द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, वी विल बी डन विद द स्ट्रैटेजी। मतलब आपने मीनिंग पढ़ लिया, फीचर्स पढ़ लिए, फीचर्स के अंदर ही मैंने रीजंस भी इंक्लूड कर दिए कि हमारे को स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्यों लगानी चाहिए, वो पार्ट भी अगर हमने कवर कर दिया तो आगे इसके कोई टाइप्स तो है नहीं, तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी एज अ होल क्या हो जाएगी, खत्म बेटा खत्म। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा फीचर्स। जैसे मैं फीचर्स पे गई और मैंने पेज खोला, मेरे सामने आ गया स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के फीचर्स। ओ माय गॉड मैम, कितना अच्छा निमोनिक है। यस, एग्जाम में याद होने वाला निमोनिक है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का निमोनिक क्या है, स्टेबिलिटी। कितना आसान है। हाँ जी, तो आपको स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के सारे फीचर्स जो हैं इस एक निमोनिक से याद हो जाएंगे। चलिए तो मैं आपको ये फीचर्स या फिर यूं कह लीजिए निमोनिक के थ्रू इन फीचर्स के बारे में बताती हूँ। ओके चलिए, सबसे पहला है एस। एस में हमने बोला सेम बिजनेस प्रोसेस और एफर्ट्स। और आपको नहीं लगता कि ये जो सारे पॉइंटर्स हैं ये तो सारे हमारे मीनिंग से ही आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि फर्म ऑलमोस्ट जो है अपने करंट बिजनेस में या सेम बिजनेस में रहती है ना, और ज्यादा एफर्ट नहीं लगाती है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाती है, मेंटेन द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट। उसने वही बात किसमें लग दिया, अपने फीचर्स में डाल दिया, कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट मैंने कहा था अबाउट द ग्रोथ। मैंने कहा था कि यहाँ पर कैसी ग्रोथ होती है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ। मतलब तरक्की तो होगी पर तरक्की ज्यादा नहीं होगी। ध्यान से समझिए इस बात को। एक है ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब हम चढ़ाई तो चढ़ रहे हैं ऊपर, वी आर ग्रोइंग, बट द पॉइंट इज विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ द ग्रोथ। जब मैं बात करती हूँ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की, वी आर हैविंग अ ग्रोथ बट दैट ग्रोथ इज काइंड ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ, वक्त के साथ होने वाली ग्रोथ। जबकि एक्सपेंशन में क्या होता है, अच्छी खासी ग्रोथ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल, जहां पर मैंने एफडी और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताया था। जैसे एफडी में जब ग्रोथ आप करते, एफडी में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो ग्रोथ मिलती है, रिटर्न मिलती है, क्या आपका पैसा बढ़ता नहीं है, बढ़ता है बट ज्यादा नहीं बढ़ता है ना, सो दैट वी से एज अ इंक्रीमेंटल ग्रोथ। बट जब आप पैसा शेयर मार्केट में लगाते हो या किसी म्यूचुअल फंड्स में लगाते हो, वहां पर आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिलती है, तो उसको बोलते हैं आप सिग्निफिकेंट ग्रोथ। तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में कौन सी ग्रोथ होती है, ये देखो मीनिंग में डिस्कस है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ। और वही बात उसने यहां पर फीचर्स में लगा दी। टी से क्या बोला, टी से तरक्की ज्यादा नहीं होगी, इंक्रीमेंटल ग्रोथ। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ए से वी आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एग्जिस्टिंग बिजनेस। व्हाई, बिकॉज हम ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे, ज्यादा कोई बिजनेस दूसरा नहीं खोल रहे हैं, और वी आर ऑलमोस्ट इन द सेम बिजनेस, तो हम अपने उसी बिजनेस के ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर पाते हैं। बी से बेटर यूज ऑफ दी रिसोर्सेज, क्योंकि हम ज्यादा 3-5 नहीं कर रहे हैं तो हम अच्छी खासे अपने ही एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को बेटर यूज कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट कम लगती है। आई से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या लगती है, कम लगती है। क्यों, हम ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहे, एफर्ट ज्यादा नहीं लगवा रहे, तो पैसे भी हमारे को कम लगते हैं, इन्वेस्टमेंट कम। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो रिस्क भी क्या होगा, लो होगा, रिस्क भी क्या होगा, लो होगा, और साथ ही साथ टेंशन भी क्या होगी, कम होगी, साथ ही साथ टेंशन भी क्या होगी, कम होगी। एंड वी कैन से दैट दिस इज अ सेफ्टी ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। कल को कोई मुझसे पूछे कि मैम ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बताओ जिसमें हमारी वक्त के साथ ग्रोथ होती रहे एंड हमें टेंशन कम से कम होए, तो मैं इसे क्या बोलूंगी, अडॉप्ट द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। और आईसीएस ने क्या बोला, इंक्रीज इन दी फंक्शनल एफिशिएंसी। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे वी मेंटेन द एफर्ट्स,
द सेम काइंड ऑफ एफर्ट्स, वी रिमेन इन द सेम काइंड ऑफ बिजनेस और द प्रोसेस। टी से तरक्की ज्यादा नहीं होगी। ए से वी आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एक्जिस्टिंग बिजनेस। बी से बेटर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। आई से इन्वेस्टमेंट भी कम, एल से रिस्क भी लो, और आई से इंक्रीज इन द फंक्शनल एफिशिएंसी, एंड टी से टेंशन कम, क्योंकि ये हमें सेफ्टी देता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज वाई। यहां पर वाई का मतलब है बेटा, वाई का मतलब है कि हमें ये स्ट्रेटेजी क्यों अपनानी चाहिए। इसको मैं और भी बोलती हूँ रीजंस फॉर अडॉप्टिंग द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, कि हम स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को क्यों अपनाएं। तो हमने बोला रिस्की कम होती है, कंफर्टेबल ज्यादा होती है, और जब एनवायरमेंट स्टेबल हो, भैया जब एनवायरमेंट स्टेबल हो तो स्टेबिलिटी अपना लो। मेरे कहने का मतलब है, मान लो एनवायरमेंट जो है, ग्रोथ है ही नहीं एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट खुद ही स्टेबल है, मार्केट में ग्रोथ है ही नहीं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कितना मर्जी जोर लगा लो, आप कितना ग्रो कर जाओगे। तो जब एनवायरमेंट स्टेबल होता है तो हम सामने वाले को क्या बोलते हैं कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को अपना के चलो। नेक्स्ट, एक्सपेंशन इज थ्रेटनिंग। अब भैया जिसको डर ही लग रहा है ग्रो करने से, एग्जाम्पल जिसको डर ही लग रहा है कि भैया वो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दे, तो भैया उसे क्या बोलेंगे, भाई तो एफडी में पैसा डाल के टेंशन कम हो, ज्यादा नहीं लेने का। उसको क्या बोलेंगे, टेंशन नहीं लेने का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, रैपिड एक्सपेंशन हैज जस्ट फिनिश्ड। मतलब क्या है कि भैया हमने बहुत एफर्ट लगा लिया, हमने बहुत काम कर लिया, हमारा बहुत अब दिमाग खराब हो चुका है, अब हम दुनिया के उस पड़ाव पे आ चुके हैं जहां पर हम जो है ना थोड़ी स्टेबिलिटी चाहते हैं कि भैया बहुत काम हो गया, मतलब एनफ इज एनफ नाउ, एंड नाउ आई वांट टू हैव द स्टेबिलिटी। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं फॉर 2 marks, why an organization should adopt the stability strategy. So these are the answer, जो कि आपको points जो कि आपको लिखने हैं एग्जाम के अंदर। I hope you are clear with the stability के features। वापस से मैं टेबल पे आती हूँ, देखेंगे। देखिए हमने लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन पूरा खत्म ही हो गया, क्योंकि इसका सिर्फ मीनिंग था, ये निमट गया, इसका विकेट आउट हो गया, कट हो गया, खत्म। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, मीनिंग भी कर लिया और फीचर्स भी कर लिए, तो इसका भी विकेट आउट हो गया। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद द एक्सपेंशन एंड द रिट्रेंचमेंट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, वो है एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के फीचर्स की मैं अगर बात करूं ना, तो भैया 2 मिनट का काम है बस खाली। मैं कहा मैम 2 मिनट का कैसे? 2 मिनट का ऐसे दैट आई मेंशन्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ दैट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। जैसे हम वहां पर एफर्ट्स कम लगाना पसंद करते हैं स्टेबिलिटी के अंदर, एक्सपेंशन में हम क्या कहते हैं, भैया जो करवाना है करवाओ, अपने को तो ग्रोथ से मतलब है ना। वहां पर हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट तो हमें ना के बराबर करनी है, हम नहीं चाह रहे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना। यहां पर हम कहते हैं जितना पैसा लगवाना लगवाओ, रिटर्न से मतलब है, रिटर्न बढ़िया होनी चाहिए भैया, है ना। सो द पॉइंट इज एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी is the opposite of stability strategy। एंड यही बात देखते हुए आपको सामने स्क्रीन पर ये सेंटेंस लिखा हुआ मिल गया है, और इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आपका निमोनिक था ना स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी का, वो सारे पॉइंट्स को अगर आप क्या कर दो, ऑपोजिट कर दो, वो सारे फीचर किसके बन जाएंगे, एक्सपेंशन के बन जाएंगे। तो देखो मैं आपके सामने करती हूँ, स्टेबिलिटी में क्या था कि हम सेम बिजनेस में रहते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंट बिजनेस में हैं। वो डिफरेंट बिजनेस हमारे करंट बिजनेस से मिलता जुलता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वहां पर क्या थी, इंक्रीमेंटल ग्रोथ, वक्त के साथ ग्रोथ होती थी। यहाँ पर क्या है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ, अच्छी खासी ग्रोथ होने की उम्मीद होती है। देन वहां पर क्या था, वी आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एग्जिस्टिंग बिजनेस। यहाँ पर क्या है कि हम एग्जिस्टिंग बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। बट मैम ये तो नेगेटिव पॉइंट है। बेटा एक बात मुझे बताओ, फीचर्स की बात कर रही हूँ ना, फीचर्स में तो उसके प्लस भी आएंगे, उसके माइनस भी आएंगे, है ना। तो कंफ्यूज काय को होने का। नेक्स्ट इज बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। भाई देखो कोई भी बिजनेस, कोई भी स्ट्रेटजी होगी, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास आए, मैं उसको वो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने बोलूंगी जिससे कि ऑलवेज इट इज द बेटर एंड द ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज। तो चाहे वो कोई सी भी स्ट्रेटजी हो, हम उसमें यही आंसर लिखेंगे, बेटर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। जहां स्टेबिलिटी में इन्वेस्टमेंट कम हम करते थे, यहां जस्ट उसका ऑपोजिट है, हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं तो रातों की नींद उड़ी होती है, क्योंकि रिस्क बहुत हाई होता है, और इसीलिए हम कहते हैं टेंशन ज्यादा, एंड वी से दैट इट इज नॉट सेफ्टी ओरिएंटेड। Further, as far as the efficiency is considered, the overall efficiency of the business gets increased.
अब चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट अबाउट द रीजंस। जैसे स्टेबिलिटी के कुछ रीजंस थे कि हमारे को स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए, सिमिलरली एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की हमें क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए, उसके हमारे पास कुछ रीजंस हैं। चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट रीजन की। पहला रीजन है दैट एनवायरमेंट इज इन द पेस ऑफ एक्टिविटी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में याद है हमने कहा था एनवायरमेंट इज स्टेबल। अब यहां पर क्या कहता है कि जब आपको एनवायरमेंट में ये दिखना चालू हो जाए ना, एक्सपेंशन में ये आप जा रहे हो और आपको दिखना चालू हो जाए कि एनवायरमेंट जो है दैट इज इन द पेस ऑफ एक्टिविटी। पेस ऑफ द एक्टिविटी का मतलब है कि आपको उसमें ना स्पीड, आपको ग्रोथ होने की उम्मीद, बू आ रही है आपको कि इंडस्ट्री उगने वाली है, बढ़िया होने वाली है। तो अगर ऐसा कोई फिनोमिना है तो वहां पर आप भी उगो, आप भी ग्रो करो और क्या लगाओ, ग्रोथ स्ट्रेटेजी, विच इज द एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। Further, second point, executives pride in presiding over the growth oriented organization. ध्यान से समझेंगे इस बात को। एग्जीक्यूटिव्स का मतलब है जो हमारे कंपनी के एग्जीक्यूटिव पीपल हैं, वो क्या करते हैं, वो इस बात में ना प्राउड फील करते हैं। किस बात में प्राउड फील करते हैं कि अच्छा हम तो जो है ना ग्रोथ वाली स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, हम तो ना हर चीज को ना अच्छे से प्लस में देख रहे हैं, हम तो ग्रो करेंगे। तो उनका ना एक अंदर से प्राउड वाली फीलिंग आती है। तो उस प्राउड वाली फीलिंग के लिए भी कभी कभी जो है हम एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी लगाते हैं। नेक्स्ट, मोर कंट्रोल ओवर द मार्केट। अब जब अगर आप कंट्रोल रखना चाहते हैं बाजार में कि भैया बंदा फोन भी खरीदे तब भी हमारी कंपनी का हो, बंदा कपड़ा पहने तब भी हमारी कंपनी का पहने, बंदा किताब खरीदे तो भी हमारी कंपनी की खरीदे, बात समझ आ रही है। तो अगर हम मार्केट में ऐसा रखना चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल होए तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये तो आप इकोनॉमिक्स से पढ़ते ही हो कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जब हम लार्जर लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट जो हमारी होती है वो डिक्लाइन कर जाती है। इसी का फायदा हम उठाते हैं एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के अंदर। सो देयर आर टोटल 4 रीजंस दैट व्हाई वी शुड अडॉप्ट द एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। आई बिलीव दिस थिंग इज क्लियर। चलिए फिर बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के फीचर्स के बारे में, विच इज रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, हाँ जी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी में सबसे पहले उसने बोला कि रिट्रेंचमेंट किस किस का कर सकते हैं। कहते रिट्रेंचमेंट हम कर सकते हैं किसी एक एक्टिविटी को बंद कर दिया। जैसे कि मान लो मैं गाड़ी बनाने की कंपनी हूं, मैंने बोला कि भाई टायर बनाने की जो कॉस्टिंग आती है, मान लो लेट सपोज मुझे एक टायर बनाने की कॉस्टिंग 1000 रुपीज आती है। मैंने कहा यार ये काम अगर मैं बाहर से बना बनाया टायर ले लूं और उस पर अपना स्टैंप लगा दूं तो मुझे वो 900 रुपए का पड़ रहा है। तो क्या होगा, मैं टायर बनाने की जो एक एक्टिविटी है उसको बंद कर दूंगी, राइट। तो मैंने एक एक्टिविटी को बंद किया। हो सकता है कि मैं किसी डिवीजन या एसबीयू को बंद कर दूं, तब भी मैं उसको रिट्रेंचमेंट की कैटेगरी में लाती हूं, या फिर मैं कंप्लीट बिजनेस को ही बंद कर दूं। तो रिट्रेंचमेंट के बारे में उसने ये बोला कि हम एक्टिविटी को बंद कर सकते हैं, या फिर किसी डिवीजन को बंद कर सकते हैं, या फिर पूरे कंप्लीट बिजनेस को बंद कर सकते हैं। आप मुझे सोच के बताओ, जब कंप्लीट बिजनेस को बंद करते तो क्या कहते हैं? टिक टिक 1, टिक टिक 2, यस, इट इज लिक्विडेशन। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज की कंपल्शंस। कब हमें कंपल्सरी रूप में रिट्रेंचमेंट कर ही लेना चाहिए एंड नॉर्मल बेसिस पे रिट्रेंचमेंट कब अपनाना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहला बात है कंपल्शंस, कि ऐसी कौन सी स्थिति है कि जब रिट्रेंचमेंट को अपनाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। तो पहली स्थिति कौन सी है? ऑब्सोलिसेंस ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट में हम डील कर रहे थे वो प्रोडक्ट जो है ऑब्सोलीट होता नजर आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको उसमें रिट्रेंचमेंट के सिग्नल मिल रहे हैं। सेकेंड, बिजनेस इज बिकमिंग अनप्रॉफिटेबल। अब जब प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है तो क्या ही करोगे ना बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट इज यू आर फीलिंग द हाई कॉम्पिटिशन, कि मार्केट में जो कॉम्पिटिशन का लेवल है ना वो बहुत बढ़ गया है। देन इंडस्ट्री ओवर कैपेसिटी। इंडस्ट्री ओवर कैपेसिटी का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, टीचिंग इंडस्ट्री है। अब उसमें ना कोविड के टाइम पे ना जो भी इंसान को कुछ नहीं मिला, कोई भी सीए था, उसको कुछ नौकरी नहीं मिली, प्रैक्टिस में ज्यादा पैसे नहीं बन रहे, उसने उठा के अपनी क्लासेस शुरू कर दी, भाई लो बच्चा पढ़ लो आराम से। और अब कोविड के बाद इंडस्ट्री में इतने सारे टीचर आ गए ना, इतने सारे नोट्स मिलने चालू हो गए, दे धड़ाधड़ कॉपी पेस्ट उस नोट्स पे अपना नाम छाप कर भैया दे रहे हैं। तो इंडस्ट्री जो है ओवर कैपेसिटी जब कर जाती है तो कई लोगों को रिट्रेंचमेंट करना पड़ जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट द फेलियर ऑफ द स्ट्रेटेजी। आपने कुछ सोचा बट हो गया उसका ऑपोजिट, आपको लॉसेस देखने को मिल गए, आपकी कोई स्ट्रेटेजी थी वो फेल हो गई। तो हो सकता है आपको रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी का उपयोग करना पड़े।
ओके चलिए अब आगे चलते हैं। नॉर्मल ग्राउंड्स पे मैं बात करूं, अगर नॉर्मल ग्राउंड्स पे हमें कब रिट्रेंचमेंट लगाना चाहिए, ये कौन से ग्राउंड्स है, कंपल्सरी वाले ग्राउंड्स है, और जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो कौन से हैं, नॉर्मल ग्राउंड्स है। यहाँ पे कंपल्शन नहीं है कि आप रिट्रेंचमेंट में जाओ। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है विद रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट। कहते मैनेजमेंट का मन नहीं कर रहा कि भैया हमें ये काम करना है, हाँ कोई बात नहीं भैया, तुम बंद कर दो उस एक्टिविटी को या उस बिजनेस को या उस डिविजन को बंद कर दो, तुम्हारी इच्छा, अम्मी या बेबी राजी तो क्या करेगा काजी, लाइक दैट। सेकेंड, एनवायरमेंट इज थ्रेटनिंग, ओ माय गॉड, अब आपको डर लग रहा है आगे बढ़ने से, अब भैया डर के बैठोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, भैया तुम अपना चले जाओ। ओके फाइन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ध्यान से पढ़ना थर्ड वाला पॉइंट, स्टेबिलिटी देखी जा सकती है वेयर द बिजनेस इज अनप्रॉफिटेबल। इस बात को, इस मुद्दों को समझेंगे। क्या हुआ कि कंपनी जो है ना धीरे धीरे करके ना अनप्रॉफिटेबल होती जा रही है। वो बंदा मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूं। मैंने कहा बेटे काम कर, इससे पहले कि तू दिवालिया घोषित हो जाए और तू अपने आप को स्टेबल रखना अगर चाहता है तो एक काम कर, इस वाली एक्टिविटी को बंद कर दे। बात समझ आई कि अगर मैं इस एक्टिविटी को, फलाना एक्टिविटी को बंद कर दूं तो शायद मैं स्टेबल पोजीशन पे एटलीस्ट आ जाऊं। दिवालिया घोषित होने से अच्छा है कि मैं स्टेबल पोजीशन पर आ जाऊं। तो ये एक ऐसे पॉइंट है जो कि नॉर्मली हम देखते हैं इन द इंडस्ट्री, जहां पर कि हम रिट्रेंचमेंट को अपनाते हैं। सो दिस वाज इट फॉर द फीचर्स। हम लोगों ने स्टेबिलिटी के फीचर्स पढ़े, एक्सपेंशन के फीचर्स पढ़े और रिट्रेंचमेंट के भी फीचर्स पढ़े। आई होप कि आपको अब सबके फीचर्स जो है क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार टेबल से आपको रिकॉल करवा देती हूं। देखिएगा टेबल में स्टेबिलिटी हमारा हो गया था, अब देखो एक्सपेंशन का फीचर भी हो गया, एंड इधर जो है हमारा रिट्रेंचमेंट का फीचर भी हो गया। तो नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद द टाइप्स। अब हमारा सिर्फ इतना ही कैटेगरी क्या है, लेफ्ट है। सो थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिट्रेंचमेंट। हाँ जी, हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रांड स्ट्रेटजीज या फिर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज चार तरीके की होती है। कौन कौन सी, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। उनमें से आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द रिट्रेंचमेंट। और मैं बता दूं कि आजकल ना इस टॉपिक में से ना ICAI केस बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछ रहा है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा या मैं बोलूं आपकी कंसेप्ट पे पकड़ होगी तो आप उन कोई भी क्वेश्चंस को जो है अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो रिट्रेंचमेंट में आपको वर्डिंग्स पे बहुत ध्यान देना है, तो हमारे पास में सबसे पहला जो है दैट इज वेज ऑफ रिट्रेंचमेंट। मतलब अगर कोई कंपनी रिट्रेंचमेंट करना चाहे तो उसके पास क्या क्या तरीके हैं। भैया सिंपल सा फंडा है, दिमाग लॉजिकली सोचना है। किसी इंसान को रिट्रेंचमेंट करना है, वो कोई इंसान रिट्रेंचमेंट कब करेगा, जब उसकी मती मारी गई होगी। और जब मती मारी गई है ना बेटा, द पॉइंट इज कि उसको अपने हर एक एक्सपेंडिचर को न के बराबर करना होगा, कम से कम करना होगा। और आप देखो मैंने इसको कवर कर रखा है विद द हेल्प ऑफ अ निमोनिक विच इज क्राउड्स। मैं आपको पॉइंट सारे समझाती हूँ। फर्स्ट, उसने बोला कटिंग बैक ऑन दी एक्सपेंडिचर। उसने बोला कि आपके जितने एक्सपेंसेस है ना उनको क्या कर दो, कट डाउन करना शुरू कर दो। सेकेंड, रिडक्शन इन द इन्वेंट्री लेवल्स। आपको पता है कि इन्वेंट्री जो होती है ना उसको कैरी करने की भी कॉस्टिंग लगती है ना। तो अगर हम इन्वेंट्री का जो लेवल है उसको कम कर देंगे तो उसकी कैरिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इवन उसकी जो वेस्टेज होती है गोडाउन में रखे रखे वो भी हमारी बचत होगी। नेक्स्ट, ऑफरिंग इटसेल्फ फॉर द टेक ओवर। अगर हमें लगता है कि हम शायद जिंदा ना रह पाए तो इवन वी कैन आस्क समवन एल्स टू टेक अस फॉरएवर, लाइक हमें गोद ले लो लाइक टाइप्स। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चलने में असमर्थ है, उसको लगता है कि वो आगे जाके गिर जाएगी, तो ये काम भी कर सकती है। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ सम प्रोडक्ट्स। अब आप देखो जो पेप्सी कंपनी है, जो कोल्ड ड्रिंक वाली जितनी कंपनी है, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स बनाती हैं, तो देखो इन्होंने कितने सारे प्रोडक्ट्स, कितने सारे जो कंटेनर्स थे, जो मतलब इनमें भी बोलना चाहती हूँ कि जब आप पेप्सी लेने के लिए जाते हो आपको 1.25 लीटर में मिल जाती है, आपको 500 ml में मिल जाती है, आपको 700 ml में मिल जाती है, बट पहले 200 ml की भी आ रही है, 400 ml की भी आ रही है। द पॉइंट इज कभी कभी हमें लगता है कि क्या चीज इन है हम वो करना चाहते हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि यार नहीं, ये वाला प्रोडक्ट का रेंज है हमें इसे आउट कर देना चाहिए।
मैं इसी पे एक और एग्जांपल लूंगी। अब लाइफ बॉय है, हम हाथ धोते हैं लाइफ बॉय से। लाइफ बॉय का हमें एक कंटेनर मिलता है अराउंड 70-80 रुपए, है ना, नॉर्मल जो कंटेनर होता है। बट हमें एक छोटा कंटेनर भी मिलता है विच इज अप्रोक्सीमेटली 25 रुपीज, क्योंकि लाइफ बॉय कंपनी को पता है या तो पब्लिक वो वाला लेगी, नहीं तो छोटा ले सकती है फॉर नो स्पेसिफिक सम पर्पसेस। जो लोग कभी पीजी वीजी में रह रहे हैं या वन टाइम यूसेज है उनका, तो वो लोग वो प्रेफर करेंगे अबाउट लाइक राउंड अबाउट फॉर 25 रुपीज वाला। बट जो लोग नॉर्मल डेली यूटिंग की बात करूं वो लोग 70 रुपए वाला ऑफर करेंगे। तो जो ये कंपनी है, अब ये कंपनी अगर थर्ड लेवल कोई बनाती है, मान लो लेट सपोज 1.2 लीटर्स की बॉटल भी बनाती है, तो उसको बनाना बंद कर देगी, क्योंकि वो देखेगी कि भाई बिकता कौन सा, 70 रुपए वाला और 25 रुपए वाला। ओके, नेक्स्ट इज डिस्पोजेबल ऑफ फैसिलिटीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगी एग्जाम्पल, मान लो मैं अपनी क्लासेस की मार्केटिंग जो है उसका काम सब खुद करती हूँ, मेरे को अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग आती है 1 लाख रुपए पर मंथ। अब मैं जाती हूँ किसी थर्ड पार्टी के पास, बोलती हूँ अरे आप तो मार्केटिंग करने में अव्वल है, आपका तो काम ही यही है, आप मेरी पूरी मार्केटिंग के कितने रुपए लेंगे मुझे बता दीजिए। उन्होंने बोला मैम 60,000। अब मैं तो उल्लू ही हूं ना, अगर मैं उसको अपने यहाँ स्टिल करूंगी और 1 लाख रुपए खर्च करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, उस काम को, उस एक्टिविटी को आज अपने यहाँ से बंद कर दूंगी। लास्ट इज सीकिंग लिक्विडेशन, दिस वे ऑल्सो यू कैन डू द रीट्रेंचमेंट। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रीट्रेंचमेंट। हाँ जी, टाइप्स ऑफ रीट्रेंचमेंट। हमारा सबसे पहला टाइप है टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको 2 मिनट में इसको क्रक्स में समझा दूंगी। क्या आपने अकाउंटेंसी में कभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात सुनी है? यस मैम, बिल्कुल सुनी है। उसमें हम क्या करते हैं, जब कंपनी की पोजीशन डाउन होने लग जाती है तो हम कंपनी के क्रेडिटर्स के पास जाते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं और बोलते हैं कि भैया कुछ तो माफी दे दो, राइट क्योंकि हमारा मोटिव होता है कंपनी को चलाना, ना कि कंपनी को बंद करना। बट शायद हम इनएफिशिएंट होते हैं अपने क्रेडिटर्स को या अपने जो भी डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको पे करने में, तो हम उनसे कहते हैं कि भैया कुछ तो कंसेशन दे दो। तो वो जो आप करते हो ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अपने अकाउंटेंसी में, उस स्ट्रैटेजी का नाम क्या है, टर्न अराउंड। अब आपको आई थिंक 2 मिनट में इसका क्रक्स समझ में आ गया है ना। तो हम क्या करते हैं, अंडर द टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी हम कंपनी को ठोक पीट के अंदर से ही सही करते हैं, एंड देयरफॉर वी आल्सो कॉल इट एज द इंटरनल रीट्रेंचमेंट। इंटरनल रीट्रेंचमेंट, बात समझ में आई? ओके, अब what are the indicators of doing the internal reconstruction, or you can say when it is the high time to actually have turnaround strategy? भैया देखो बात ऐसी है, जब कैश फ्लो नेगेटिव जा रहे हो, मैनेजमेंट जो है काम ढंग से ना कर रहा हो, हमारी मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो रही हो, ओवर मैनिंग मतलब जो लोग काम कर रहे हैं ना हमारी कंपनी के अंदर वो हमें जरूरत से ज्यादा लग रहे हो, हमारा प्रोडक्ट अनकम्पिटिटिव हो, मतलब अब जो है उसके मतलब तुम्हें क्या लगता है अब वो कंपटीशन में बीट नहीं कर पा रहा है, और डिटैरिएशन इन दी फिजिकल फैसिलिटीज। भैया हमारी फिजिकल फैसिलिटीज, जैसे एग्जांपल में गई माल लेने के लिए, माल वाले ने बोला 3 महीने हो गए तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए अपने, और उसने अपनी फिजिकल फैसिलिटी विच वॉज द सप्लाइंग ऑफ रॉ मटेरियल उसने बंद कर दिया। फिर हम गए लोन लेने के लिए, बैंक वालों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। तो जब हमें फिजिकल फैसिलिटीज आनी बंद हो जाती है, समझ लो कि इट्स द हाई टाइम टू एक्चुअली हैव टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज इनटू द एलोकेशन। आई होप आपको टर्न अराउंड अच्छे से क्लियर हो गई होगी। केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या समझना है। जो आपने कीवर्ड्स पढ़े ना अभी, ये सारे कीवर्ड्स ये आपको ना कहाँ मिलेंगे, केस स्टडी में मिलेंगे। क्या बोलेगा, एक कंपनी है, ठीक है, उसके नेगेटिव कैश फ्लोज हो रहे हैं और उसकी मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो रही है और उसका जो प्रोडक्ट है ना वो अनकम्पिटिटिव होता जा रहा है। आपको क्या लगता है किसको क्या करना चाहिए, बस ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखोगे तो फटाफट से क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे और फिर आंसर भी लिख दोगे। अब टर्न अराउंड की हमने यहाँ पर बात की थी थोड़ी सी बेसिक, हम थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं 2 और मेन मुद्दों की, विच इज द एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड। एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि जब आप टर्न अराउंड को करने के लिए जाओगे, जब आप टर्न अराउंड को करने के लिए जाओगे तो आप कौन कौन सी चीजों में बदलाव करोगे। अरे भैया वहां पर मिसमैनेजमेंट था ना, मतलब मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो सबसे पहला काम क्या होगा, चेंजेस इन द टॉप मैनेजमेंट। या तो इंसानों को बोलो कि तुम चेंज हो जाओ, वरना हम तुम्हें चेंज कर देते हैं। बात समझ आई? चेंजेस इन द टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट, क्विक कॉस्ट रिडक्शंस, ऑब्वियसली कॉस्ट को अपने रिड्यूस करना पड़ेगा।
asset liquidation for generating the cash. This you are the accounts people. हम एसेट को लिक्विडेट करना पड़ेगा ताकि कुछ पैसे आए और उससे हम अपना थोड़ा सा घर बार चलाएं, मतलब क्या है, अपनी कंपनी को चलाएं. एंड बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन नहीं रखोगे तो क्या होगा, काम खराब होना शुरू हो जाएगा. तो ये आपके एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड, और इवन इस पर बेस्ड भी आपके केस स्टडी बन सकती है. हो सकता है एग्जामिनर ये बोले कि कंपनी ऐसा ऐसा कर रही है, तो बताओ कंपनी ने क्या स्ट्रैटेजी लगाई होगी. मान लो एग्जाम्पल वो बोलता है कंपनी जो है क्विक फटाफट से कॉस्ट रिडक्शन कर रही है, एसेट को लिक्विडेट कर रही है, कोई भी एसेट का नाम ले सकती है, ठीक है, कि उसने इस एसेट को बेच दिया ताकि कैश वैश आ जाए, कंपनी चल जाए हमारी. और तो और उसने कुछ टॉप लेवल के लोग थे, उनको भी चेंज वेंज कर दिया, कंपनी के चेयरमैन को कुछ चेंज वेंज कर दिया. अब बताओ कि कंपनी ने कौन सी स्ट्रेटेजी के तहत ये सब किया होगा, तो आप बता दो. टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी कितना आसान है, समझोगे तो बेटा सब होगा. लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज अ वेरी वेरी हाई क्वेश्चन, मैं बोलूंगी हॉट क्वेश्चन. नाउ डेज इट इज बीन आस्क्ड बाय ICAI फ्रॉम लाइक, उनका फेवरेट है ये. MTP हो, RTP हो, एग्जाम हो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत हॉट क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्शन प्लान फॉर द allocation और द appropriation ऑफ द टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी. मतलब जब कोई कंपनी मेरे पास आ रही है और मैंने उसको बोला जाके अपनी टर्न अराउंड लगा ले, तो वो कहती है कि आप टर्न अराउंड लगाओगे कैसे, पूरा का पूरा प्रोसेस बताओ. तो जो प्रोसेस है दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेप्स. सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप जो हर एक उसमें होता है, हाँ भाई दिक्कत क्या रही है, अच्छा नेगेटिव कैश फ्लोज, अच्छा डिटेरियोरेटिंग द फिजिकल फैसिलिटीज, अच्छा तो प्रॉब्लम को असेस करेंगे, फिर बोलेंगे लो सिचुएशन को एनालाइज करके लो प्लान ले लो, एक बढ़िया सा स्ट्रेटेजिक प्लान. फिर प्लान लेके उसको जेब में रखेंगे नहीं, इंप्लीमेंट कर देंगे. लास्ट में नेक्स्ट में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर देंगे, रिस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस. अपने क्रेडिटर्स को बोलेंगे भैया थोड़ा सा कंसेशन दे दो भाई. एंड देन रिटर्निंग टू द नॉर्मल. धीरे धीरे करके आपको पता है, वैसे जब हम अपनी बैलेंस शीट में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो वी ऑलवेज से लाइक ABC एंड रिड्यूस्ड, है ना, ABC एंड रिड्यूस्ड. बट वक्त के साथ क्या होता है, ये वर्ड जो है हट जाता है और हम अपने वापस से नॉर्मल सिनेरियो में आ जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्शन प्लान. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स. इसको अच्छे से कर लेना. और इवन अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप स्टडी मैथ्स की एक्सप्लेनेशन देख के इसको 5 मार्क्स के लिए एज अ लेंथी क्वेश्चन प्रिपेयर करना मत भूलना. चलिए अब बात करते हैं डाइवेस्टमेंट की. डाइवेस्टमेंट इज अनदर टाइप ऑफ रिट्रेंचमेंट. यहां पर हम क्या करते हैं कि अपना पोर्शन ऑफ बिजनेस, मतलब जिस बिजनेस में हमें घाटा हो रहा है ना, या फिर हमें लग रहा है कि यार इट इज नॉट आवर कप ऑफ टी, हम उस वाले पोर्शन ऑफ बिजनेस को क्या कर देते हैं, लिक्विडेट कर देते हैं. वी लिक्विडेट और वी एक्चुअली डिसकंटिन्यू विद दैट पोर्शन ऑफ बिजनेस लाइक डिविजन. हम उस डिविजन को बंद कर देते हैं जहां से हमें लगता है कि अब हमें कोई मुनाफा नहीं होने वाला. ठीक है, इसके रीजंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम टाइम पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत सारी केस स्टडीज आ रखी है इसके रीजंस पर बेस्ड. पहला रीजन, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं आपको रीजन समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको एक टेक्निक से ना सारे रीजन याद भी करा दूंगी, 500 के 500 रीजन याद करा दूंगी. ठीक है, चलो पहला, अक्वायर्ड बिजनेस प्रूव्स टू बी अ मिसमैच. मतलब आपने जिस धंधे में पैसा डाला था ना, दैट प्रूव टू बी अ मिसमैच. मतलब कि वो दैट वॉज नॉट योर कप ऑफ टी, मतलब आपके टाइप का नहीं था यार. अब जब आपके टाइप का नहीं था, आपकी कॉम्पिटेंसी का नहीं था, तो इट वॉज सो ऑब्वियस कि चलने वालों में से नहीं था. नेक्स्ट, उस बिजनेस में कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं या फिर नेगेटिव कैश फ्लोज हो रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, हम ना उस बिजनेस में जिस बिजनेस में हम कर रहे हैं, हम जो हैवी कंपटीशन है ना उससे हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं. ओके, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कंपटीशन है और हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं. या फिर हम अब टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं. जैसे कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे थे जो कि अ पार्ट ऑफ बिजनेस वाज देयर इनटू द टीचिंग. मान लो कोई इंसान बुक भी बनाता है, ठीक है, और कोई इंसान पढ़ाता भी है, तो उसके पढ़ाने का बिजनेस रुक गया, डाइवेस्टमेंट करना पड़ा उसको, उस पोर्शन ऑफ बिजनेस को, क्योंकि शायद वो एक अप टू डेट टेक्नोलॉजी, वो एक सेटअप को नहीं कर सकता था क्लासरूम के लिए, है ना. बट ही वॉज गोइंग विद द पब्लिकेशन हाउस, ही वॉज गोइंग विद द अदर एस्पेक्ट्स, या फिर मान लो कहीं और भी कुछ बात है तो वो भी कर रहा है. तो द पॉइंट इज कि अगर आप अप टू डेट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे तो आपको वो पोर्शन ऑफ बिजनेस तो क्या करना पड़ेगा, डाइवेस्ट करना ही पड़ेगा.
या फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट हमको ऐसा लगता है कि यहां से पैसा निकाल के किसी और बिजनेस में पैसा लगा देना ज्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव रहेगा। आई होप कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब मैं आपको इन्हीं पॉइंट्स को याद कराती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ निमोनिक। चलिए सोचिए, जैसे कि मान लो कि आपने चलो आपकी सोचेंगे, चलो मैं एग्जाम्पल ऐसे लेती हूँ, जैसे मान लो एग्जाम्पल ये हमारा लड़का है और इस लड़के का नाम है बी बॉय। क्या नाम है इसका? बी बॉय। बी बॉय का थोड़ा सा लाइकिंग बढ़ा इस गर्ल की तरफ, और इसका नाम क्या था? इसका नाम था गर्ली। इसका नाम क्या था? गर्ली। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एक शब्द याद कराऊंगी रीजंस का। पहला, The acquired business proved to be a mismatch and the acquired business is girly। जो कि बॉय ने गर्ली को एक्वायर किया कि आ गले लग जा तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। बट अब क्या है, क्या रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगी अगर ये दोनों आपस में मैच नहीं करते, इनकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होती? नहीं ना। सो वी कैन से दैट द acquired business proved to be a mismatch। और जो एक गर्ल है ना, दैट इज अ काइंड ऑफ बिजनेस। ओके, सेकेंड, कॉन्टिन्यूस लॉसेस एंड नेगेटिव कैश फ्लोस इन द बिजनेस। जब से लड़की मेरी जिंदगी में आई है ना, तब से ना मुझे नेगेटिव कैश फ्लोस ही हो रहे हैं, मुझे लॉसेस पे लॉसेस ही हो रही है। भैया इतना खाना खाती है, इतने मूवी जाती है, इतने पॉपकॉर्न खाती है कि भैया नेगेटिव में चला गया हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू कोप अप विद द हेवी कंपटीशन। अब इस लड़की के आगे पीछे इतने लोग हैं भैया, ऐसा है मुझे लाइन में और नहीं लगना, इन्हीं से तुम जाओ, तुम इनसे काम चलो, मुझे लाइन में नहीं लगना, मुझे बख्श दो। सो इनएबिलिटी टू कोप अप विद द हेवी कंपटीशन। नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू इन्वेस्ट इन द अपडेटेड टेक्नोलॉजी। दिन पर दिन इसकी जो मांगे है ना वो अपडेट होती चली जाती है। आज मुझे iPhone 11 दिला दो, फिर 12 दिला दो। भैया हमारे बस की नहीं है ना हर दिन नई अपडेटेड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना। नेक्स्ट, इसीलिए मैंने सोचा कि आई शुड एक्चुअली हैव अ बेटर ऑल्टरनेटिव विच इज अवेलेबल इन दी मार्केट। तो मुझे एक बेटर ऑल्टरनेटिव को चूज कर लेना चाहिए। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हो गए होंगे, राइट? चलिए, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करते हैं अबाउट द लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब है भैया धनाधन, मतलब कि बिजनेस गया बंद। अब भैया ये एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी होती है जहां पर पूरा बिजनेस बंद कर देना, असेट्स को बेच देने का, ताकि हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दे। याद है ना अकाउंटेंसी में एंट्री पास करता है लिक्विडेशन की, बस 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 वही वाली चीज। एंड दिस इज द मोस्ट एक्सट्रीम स्ट्रेटेजी। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, आई बार बार इस वर्ड पे ध्यान देता है, कहता है बताओ कौन सी एक्सट्रीम स्ट्रेटेजी है एज फार एज अ रीट्रेंचमेंट इज कंसिडर्ड, टर्न अराउंड, डाइवर्समेंट या लिक्विडेशन। ओके, तो उसने भी बोल दिया कि जब टर्न अराउंड और डाइवर्समेंट से काम नहीं चलता तब हम किस पे आ जाते हैं? लिक्विडेशन पर आ जाते हैं। इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? इसके इफेक्ट ये होते हैं, जब कंपनी बंद होती है तो बेचारे वर्कर का ना एम्प्लॉयमेंट लूज हो जाता है। जब कंपनी बंद होती है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी जो शायद हमारे दरवाजे पे नॉक नॉक आने वाली थी, वो अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से चली जाती हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टिग्मा ऑफ फेलियर। स्टिग्मा ऑफ फेलियर मतलब दाग, हमारे पे एक धब्बा लग जाता है, एक दाग लग जाता है। किसका? फेलियर का। बड़े आए थे कंपनी खोलने के लिए, क्या हुआ? नहीं चली ना, एक धब्बा लग जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी। सो एज अ होल आई टॉक अबाउट द रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, द वेज ऑफ रीट्रेंचमेंट, देन टर्न अराउंड, देन डाइवेस्टमेंट एंड द लिक्विडेशन। थैंक यू सो मच। चलिए अब बात करते हैं एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के टाइप्स की। जब मैं टाइप्स की बात करती हूँ ना तो बच्चों को लगता है कि एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की टाइप्स बहुत डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको लेमन भाषा में समझना चाहो तो आराम से समझ सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विद द फ्रेश एंड विद द वेरी डिफिकल्ट टॉपिक इन द आईज ऑफ द स्टूडेंट्स, बट आई विल मेक यू इजी बिकॉज इट्स पढ़ाई मेड इजी। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो आपके सामने ये चार्ट रखा है। एज यू कैन सी दिस चार्ट, ग्रोथ स्ट्रेटेजी के ऊपर या फिर एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने चार्ट आपको सामने दिया है। मतलब यहां पर देखिए, ग्रोथ कैन बी डन टू वेज, फर्स्ट इज इंटरनल, सेकेंड इज एक्सटर्नल। इंटरनली इट इज अगेन बाइफर्केटेड इनटू इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। जब मैं इंटेंसिफिकेशन की बात करती हूं ना तो यहां पर आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, और ये सब आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, तो अभी टेंशन मत लो।
चैप्टर नंबर 2 की चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। तो ये जो कंटेंट है ये कहाँ कवर है, चैप्टर नंबर 2 में ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और जो पार्ट हमारा सेकेंड है विच इज डाइवर्सिफिकेशन, हमें ये कवर करना है। देन नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द एक्सटर्नल ग्रोथ, तो वहां पर हम कैसे करते हैं, या तो अलायंस बना के या तो मर्जर करके। मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो मर्जर आप ऑलमोस्ट कर पाओगे, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन समझ जाओगे ना तो आप मर्जर आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलती हूं इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या फर्क है। इंटरनल इज मेनली अराउंड योर बिजनेस एंड एवरीथिंग, आप अंदर घुसते चले जाते हो अपने बिजनेस के अंदर डीप डाउन। जबकि एक्सटर्नल में आप किसी बाहर जाके एक्सटर्नल पार्टी के साथ में आउटसाइड योर शूज आप जाते हो और एक्चुअली साथ में मिलके काम करते हो, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ एक्विजिशन एंड दी मर्जर। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक विच इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इज अगेन बाइफर्केटेड इनटू 4 पार्ट्स। First is vertical diversification, second is horizontal diversification, third is concentric diversification and fourth is conglomerate। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। vertical diversification, अगर मैं यहां पर एक लाइन खींच दूं, vertical लाइन खींच दूं यहां पर, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि मैम ने एक चेन खींची है। मैं यहां पर करके दिखाती हूँ आपको, ये देखो मैंने ये आपको एक लाइन दी है खींच के, आप इसको एक चेन समझ के चलो। और मैं तो ये कहती हूँ जब चेन बोल ही रहे हैं तो उसको सप्लाई चेन बोल देते हैं। ये क्या है, मेरी सप्लाई चेन। ये क्या है, मेरी सप्लाई चेन। अब देखो सप्लाई चेन में क्या होता है, सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरर होता है, सप्लाई चेन में फिर होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, और मैंने एक नॉर्मल चेन ही रखी है, फिर जाके कभी कोई कंज्यूमर होता है। मैंने एक नॉर्मल सप्लाई चेन ली है। ये सभी बातें आप जानते हैं, आपने अपने मैनेजमेंट में क्लास 12th में अच्छी से पढ़ रखी है। नाउ लेट सपोज मैं बात कर रही हूं यहाँ पे वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन की। लेट सपोज आई एम दी होलसेलर ऑफ कार्स। मैं क्या हूं, गाड़ी की होलसेलर। मैं क्या हूं, गाड़ी की होलसेलर हूं। और मैं क्या करती हूं, गाड़ी के मैन्युफैक्चर के साथ में या फिर गाड़ी के रिटेलर के साथ में, मतलब या तो जिससे मैं माल लेती हूं मैन्युफैक्चरर है, मुझे माल देता है, या तो मैं उसके साथ में, या फिर जिसको मैं माल देती हूं और वो आगे भेजता है उसके साथ में। जब मैं शेक हैंड कर लेती हूं, और हम लोग एक बन जाते हैं, उसको बोलते हैं वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, विच मीन्स व्हेन आई एक्चुअली गो विद अ कोलैबोरेशन, और जस्ट मैं उसका काम करना भी चालू कर देती हूँ। किसका, मैन्युफैक्चर का काम। मतलब जैसे कि मैं गाड़ी की होलसेल कर रही हूँ, अब गाड़ी बनाना भी मैं ही चालू कर दूं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज दी वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। फर्दर अगर कल को मैं होलसेलिंग करती हूँ बट कल को मैं रिटेलर का काम भी करना चालू कर दूं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। इज दैट क्लियर? ओके तो मतलब हमने अपने पैर पीछे को करे, दैट इज विद द मैन्युफैक्चरर, और आगे पसार लिए विच इज विद द रिटेलर। ओके अब मैं आपको इसी में एक नया कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जब मैं अपने इनपुट प्रोवाइडर के साथ जब मैं अपने इनपुट प्रोवाइडर के साथ शेक हैंड करती हूँ, तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। और ऑन द कॉन्ट्रेरी जब मैं रिटेलर के साथ शेक हैंड करती हूं, तो उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट प्रोवाइडर नहीं होता है, आउटपुट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में जब आप कोलैबोरेशन करते हो, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। इज दैट क्लियर? तो सप्लाई चेन में अगर पीछे वाले से करोगे तो क्या बोलेंगे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आगे वाले से करोगे तो क्या कहेंगे, फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। जब हम पीछे वाले के साथ करते हैं तो उसका नाम क्या होता है, इनपुट प्रोवाइडर। आगे वाले के साथ करते हैं उसका नाम क्या होता है, आउटपुट डिस्ट्रीब्यूटर। इज दैट क्लियर? तो वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं यहां पर। अब ये देखो वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन में सबसे पहला है, देखेंगे स्क्रीन पर, द फर्म्स रिमेन विद इन द सेम प्रोसेस और द सेम काइंड ऑफ बिजनेस मूव्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन द चेन। एंड चेन का मतलब सप्लाई चेन। देयरफॉर 2 टाइप्स के इंटीग्रेशन होते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड में क्या करते हैं, इनपुट प्रोवाइडर के साथ में दोस्ती करते हैं, और फॉरवर्ड में आउटपुट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में दोस्ती करते हैं। आई बिलीव दिस थिंग इज वेरी क्लियर नाउ। चलिए तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन में वर्टिकल हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन की, विच इज हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है,
हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है ना। मैं अगर एक लाइन खींचूं तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ये। अब ध्यान से समझना, ये ना दो सप्लाई चेन में ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि सप्लाई चेन को वर्टिकली दिखाया है हमने। सप्लाई चेन दो ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा था ना कि मैं क्या हूं, होलसेलर हूं गाड़ी की। मैं क्या हूं, होलसेलर हूं गाड़ी की। आई एम दी होलसेलर ऑफ कार्स। और ये एक और बगल में सप्लाई चेन है, एग्जाम्पल दिस इज द होलसेलर ऑफ बाइक्स। अगर मैं मेरे सेम लेवल के इंसान या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जिसकी पोस्ट सेम है उसके साथ शेक हैंड करती हूं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। मतलब क्या है कि मैं गाड़ी बना रही थी अभी मैं अभी होलसेलर थी किसकी, कार्स की। और उसके बाद में मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं अब होलसेलर सिर्फ गाड़ी की नहीं, मैं बाइक की भी होंगी। मतलब इसको मैं बोलूंगी क्या, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलूंगी, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। बात समझ आई? दैट मीन्स ऑन द सेम लेवल। अब ये बंदा क्या हो सकता है, ये बंदा कोई कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट भी हो सकता है ना, मेरा कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, ये मेरा कोई कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, बट लेवल जो है सेम होगा। मतलब होलसेल, ये बात ध्यान रखना, होलसेल। बात समझ आई? इसको रीड करते हैं, चलो। होलसेल, चलिए रीड करते हैं उसको। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन थ्रू द एक्विजिशन ऑफ वन और मोर सिमिलर बिजनेस ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज ऑफ द चेन। कितना इंपॉर्टेंट वर्ड आया ना सामने, सेम स्टेज ऑफ द चेन। होलसेलर का होलसेलर के साथ, मैन्युफैक्चरर का मैन्युफैक्चरर के साथ, रिटेलर का रिटेलर के साथ। और इसमें हम किस प्रोडक्ट में जाते हैं, या तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, या बाय प्रोडक्ट, या फिर कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें मैंने बोला दो टाइप्स हैं फर्दर, रिलेटेड भी हो सकता है और अनरिलेटेड भी हो सकता है। कोई ऐसा बिजनेस जो हमारे बिजनेस से मिलता जुलता है, जैसे गाड़ी और बाइक्स, और दोनों ऑटोमोबाइल्स ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिलता जुलता बिजनेस। ये क्यों होता है, ताकि हम ज्यादा बेनिफिट अपना कर सकें। बट कभी कभी दो डिफरेंट काइंड्स के बिजनेस भी साथ में आ जाते हैं, ताकि कुछ टैक्स बेनिफिट्स या फिर हायर रेट ऑफ रिटर्न लेने के लिए। अब आगे बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट की। कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट का जो कंटेंट है ना बेटा, दैट इज वेरी 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 इजी। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है ना, हम अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम उन्हीं रिसोर्सेज से, उसी टेक्नोलॉजी से हम क्या करते हैं, एक नया बिजनेस निकाल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको लेती हूँ, मान लो मेरी सोनाली मैम क्लासेस है, ठीक है, मेरी क्लासरूम है, ओके, तो मेरे पास चेयर है, टेबल है ना। तो क्या हुआ, दिन में मैं क्या करती हूँ, दिन में मैं तो मेरी क्लासेस चलाती हूँ, बढ़िया एकदम चकाचक खचाखच भरी रहती है क्लासेस। और रात को क्या करती हूँ मैं, उसी क्लासरूम को, जो हमारा फर्नीचर है, उसी फर्नीचर को थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज करके उसी को चेंज कर देती हूँ इन द नाइट लाइब्रेरी। बच्चे कहते हैं ना मैम हमारे को रात को पढ़ना होता है, घर पे हम पढ़ नहीं पाते हैं, सो वी नीड अ स्पेस फॉर दैट। तो मैं क्या करती हूँ, अपने ही बिजनेस में, अपने ही इंफ्रा को क्या कर देती हूँ, चेंज कर देती हूँ। बट ध्यान रखना, आप जो भी कुछ नया दे रहे हो, दैट शुड बी अ काइंड ऑफ न्यू प्रोडक्ट या फिर न्यू सर्विस, है ना, कुछ नयापन दिखना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। नया कुछ बनना चाहिए, फंक्शनैलिटी कुछ नहीं होनी चाहिए, बट उत्पन्न कैसे करेंगे, पुराने टेक्नोलॉजी से, पुराने रिसोर्सेज से। ध्यान से बात समझ आई? जो उसका लास्ट वाला पॉइंट है, देखो, अ न्यू प्रोडक्ट इज स्पिन्ड ऑफ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। नए प्रोडक्ट को पुराने प्रोडक्ट में से निचोड़ के निकाल देते हैं हम। न्यू प्रोडक्ट इज स्पिन्ड ऑफ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। दे सर्व न्यू फंक्शंस एंड द न्यू मार्केट्स। ध्यान से समझ ला, उसकी अपनी नई मार्केट होनी चाहिए। एंड दे शुड नॉट बी इंटरमीडिएट्स ऑल्सो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी नहीं होने चाहिए। एंड जो न्यू प्रोडक्ट है शुड बी कनेक्टेड विद एग्जिस्टिंग प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। प्रोडक्ट भले ही नया हो, बट इट शुड बी डेवलप्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोसेस और द टेक्नोलॉजी। आई होप कॉन्सेंट्रिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन, विच इज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि कॉन्सेंट्रिक में हम क्या करते थे, हम कोई नया
प्रोडक्ट निकालते थे अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी या प्रोसेस या रिसोर्सेज से। यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि भैया ऐसा है, हमारे पास की तो कुछ है नहीं, जब बस बात ऐसी है कुछ भी नया जो है वो तुम जोड़ लो, एक नया बिजनेस जो है दैट इज एडेड टू द फर्म्स पोर्टफोलियो, और वो जो नया जुड़ता है ना, नया प्रोडक्ट या नई सर्विस जुड़ती है ना, उसका कोई नाता नहीं होता है पुरानी टेक्नोलॉजी पुराने प्रोसेस के साथ में। देयरफॉर इट इज डिसजॉइंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस। पिछले वाले में कॉन्सेंट्रिक में ना हम पुराने को निचोड़ के उसमें से कुछ नया निकालते थे, ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, दो अलग अलग है भैया, जो हम काम कर रहे हैं अब हम ये एक और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर देयर इज नो कनेक्शन इन बिटवीन द बिजनेस दैट इज अ न्यू बिजनेस एंड द एग्जिस्टिंग वंस। तो अगर मैं बात करूं कॉन्ग्लोमरेट की, तो जब कॉन्ग्लोमरेट साथ में आते हैं उनका दूर दूर तक एक साथ में कोई नाता नहीं होता। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट, द टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे टॉपिक है विच इज स्ट्रैटेजिक अलायंस, उसके पास आपको लेके चलती हूँ। बस हमारा लास्ट टॉपिक है ये स्ट्रैटेजिक अलायंस अंडर द हेड एक्सपेंशन, ठीक है। ये हो गया खत्म, तो बस चैप्टर हमारा फिनिश। ध्यान से सुनिए, स्ट्रैटेजिक अलायंस, स्ट्रैटेजिक अलायंस बात ये है कि हमारा मर्जर करने का मन नहीं हो रहा, एक्विजिशन करने का मन नहीं हो रहा, कौन किसको ले किसको ना ले, हमारा ये सब करने का मन नहीं हो रहा, बट फिर भी हम चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस में आगे बढ़े। तो हम क्या करते हैं, हम अलायंसेस बनाते हैं। अलायंसेस का मतलब क्या है, वी बोथ कम टुगेदर बट वी डोंट लूज आवर आइडेंटिटी, ओके। जैसे कि मान लो मैं आपको बता दूं, आपने अकाउंट्स पे सुना है ना ज्वाइंट वेंचर, है ना। तो क्या होता है ना, आपको एक टास्क दिया जाता है, बट फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क पुल बनाने को बोला, तो पुल बनाने तक साथ में रहेंगे, जब पुल बन जाएगा तो भैया अपने अपने घर चले जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर। हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए साथ में आते हैं जो कि हम अकेले अचीव नहीं कर पाते हैं, ओके। जैसे कि मैं बोलती हूँ, आजकल तुमने देखा होगा कुछ 2-3 टीचर्स साथ में आ जाते हैं, है ना, और साथ में मिलकर पूरा ग्रुप का पेन ड्राइव बेचते हैं। तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अलायंस। सब लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पे हैं, कोई अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस छोड़ता नहीं है, बट दे कम टुगेदर ताकि एक दूसरे की गुडविल से, एक दूसरे के मतलब एडवांटेजेस से आपको भी एडवांटेज मिल सके, ओके। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस में उसके एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। मैं सबसे पहले आपको डिसएडवांटेज बताऊंगी। भाई डिसएडवांटेज तो सिंपल सा है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज? शेयरिंग। अब भाई जब अलायंस आपने बनाई है तो आपको शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज तो करना ही पड़ेगा। अब जिस इंसान को शेयरिंग पसंद नहीं है तो वो तो अलायंस बना ही नहीं सकता। तो अलायंस की एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि उसको शेयरिंग के साथ करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। इसके लिए मैंने आपको निमोनिक दे रखा है विच इज इसॉप्स। और मैं अगर बात करूं ना तो वैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ, देखो इसॉप्स, ठीक है। इसॉप में ये देखो, अगर आप अपोस्ट्रोफी से पहले देखोगे तो वह एडवांटेज है, अपोस्ट्रोफी के बाद जो एस आ रहा है वो क्या है? डिसएडवांटेज, दैट इज शेयरिंग, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हमारा पहला एडवांटेज विच इज द इकोनॉमिकल बेनिफिट। सो इकोनॉमिकल बेनिफिट में क्या मिल रहा है? साथ में आओगे तो कॉस्ट की रिडक्शन होगी, क्योंकि कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो सकता है, एंड को स्पेशलाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया 2-3 टीचर्स साथ में आ जाते हैं तो आपको अच्छे 2-3 टीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। तो स्पेशलाइज्ड टीचर इसका आपको मिल जाएगा, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट बी का भी आपको अंडर वन रूफ मिल जाएगा। सेकेंड, स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस, उसका तो मेन मुद्दा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि आपके रिसोर्सेज जो है एक साथ, आपके सबके स्किल्स जो है वो एक साथ आ रहे हैं। जब सारे लोग, इतने इंटेलिजेंट लोग साथ में आएंगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो बनेगी ना। जिसकी टीम स्ट्रांग बनती है उसके यहाँ की पेन ड्राइव ज्यादा बिकती है ना। चलिए बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एडवांटेज की। ऑर्गेनाइजेशन को क्या एडवांटेज मिलेगा? सिनर्जी, 1 और 1 11 हो जाएंगे। इंक्रीज क्रेडिबिलिटी, आपकी गुडविल भी बढ़ती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी बढ़ती है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल एडवांटेज, अगर आपका पार्टनर जो है वो पॉलिटिकल आदमी है कोई या फिर पॉलिटिक्स में है तो ऑब्वियसली अब आप उस बात का फायदा तो उठाओगे ना। यू आर गोइंग टू इंप्रूव योर ओन इम्पैक्ट, लाइक आप उसकी पोजीशन का फायदा अच्छे खासे तरीके से उठा पाओगे। सो दैट वाज द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस में आपने क्या क्या पढ़ना है? सिर्फ मीनिंग पढ़ना है, फिर एडवांटेज पढ़ना है, और फिर डिसएडवांटेजेस, MAD, और निमोनिक क्या है? इसॉप्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर।
तो हमारे को एक्सपेंशन में सिर्फ इतना ही पढ़ना था। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इतना करके चले जाएंगे, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। Do not forget to cover the case-based question from the study material. Meet you in the next video.